हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिज़्म के बारे में। बुद्धिज़्म एक बहुत ही प्रैक्टिकल रिलीजन है जहाँ पर हम मेनली मेडिटेशन की बात करते हैं और हमारे जो दुख दर्द है ये सारे चीज़ों से हम किस तरीके से निर्वाण पा सकते हैं यानी कि निजात पा सकते हैं, इसके बारे में बुद्धिज़्म हमें बताता है। बुद्धिज़्म का जो टीचिंग है वो हमारे लाइफ में हमको दुख दर्द से बाहर निकालता है और हमें एक पीसफुल लाइफ जीने का तरीका बताता है। आज के इस क्लास में हम बुद्धिज़्म को डिटेल में देखेंगे। हम कौन सी चीज़ों पर फोकस करेंगे वो पहले जान लेते हैं। हम देखेंगे कि बुद्धिज़्म का बिगिनिंग कहाँ से हुआ है, फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज़्म, और फिर देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म यानी कि बुद्धिज़्म में कौन सी चीज़ों को माना जाता है और इसका क्या की पॉइंट्स है जो टीचिंग्स हमें बुद्धिज़्म देता है। और इसके अंडर में आता है 4 नोबल ट्रूथ्स और नोबल 8फोल्ड पथ जो हमें निर्वाणा की तरफ आगे बढ़ाता है, यानी कि हम किस तरीके से एक पीसफुल लाइफ जिएंगे ये 4 नोबल ट्रूथ्स और नोबल 8फोल्ड पथ हमें बताता है। और आखिर में देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके से बुद्धिज़्म का डेवलपमेंट हुआ है और एक बार ख़त्म होने के बावजूद भी बाद में किस तरीके से रिवाइव हुआ, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे जो इग्नो के साथ साथ आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप लोग प्लेलिस्ट से टॉपिक सिलेक्ट करके भी स्टडी कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि ये जो बुद्धिज़्म है इसका बिगिनिंग कहाँ से हुआ है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है। इसका जो मेन प्रोपाउंडर है वो है सिद्धार्थ गौतम। वो एक हिंदू थे जो कपिलावस्तु में रहते थे, यानी कि कपिलावस्तु उस टाइम पीरियड के इंडिया में ही था और आज के ज़माने में वो नेपाल है। वो 29 ईयर्स में ही 29 साल में ही वो अपना घर को छोड़ के चले गए थे। उन्होंने जाने के वक्त उन्होंने सोचा था कि किस तरीके से हमारे दुनिया में दुख दर्द है, हर किसी की ज़िंदगी में दुख दर्द है, इसको ख़त्म करने के लिए ही उसका मेन मोटिव था। उन्होंने ये दुख और दर्द को ख़त्म करने का मार्ग ढूंढा था और किस तरीके से लोग एक पीसफुल और हैप्पीली लाइफ जी सकते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने घर छोड़ने के बाद बहुत कड़ी तपस्या से, मेहनत से उन्होंने कुछ नॉलेज इकट्ठा की थी और उनको एनलाइटनमेंट हुआ था, यानी कि कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनका जो नाम है सिद्धार्थ गौतम का नाम बाद में चेंज होकर पड़ा बुद्ध। यही है हमारा बुद्धिज़्म। बुद्ध के आसपास ही इर्द गिर्द जो चीज़ घूमती है, यानी कि जो नॉलेज घूमती है, जो नॉलेज बुद्ध ने सिद्धार्थ गौतम ने दिया था उसको ही बुद्धिज़्म कहा जाता है। उनको ही सिद्धार्थ गौतम को ही बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध का मीनिंग है द एनलाइटेंड वन। अब देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म में बहुत सारे वेरिएशंस है। जितना ज़्यादा बुद्धिज़्म डेवलप्ड होते गया उसी तरीके से अलग अलग तरीके का वेरिएशन आता गया बुद्धिज़्म में। बुद्धिज़्म में हम मेनली 3 तरीके का फॉर्म्स देख सकते हैं। एक है थेरावाड़ा, महायाना और तंत्रायाना। थेरावाड़ा का मीनिंग है टीचिंग ऑफ द एल्डर्स। ये मेनली पाया जाता है साउथ ईस्ट एशिया में, यानी कि बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। और उसके बाद है महायाना यानी कि ग्रेट व्हीकल। ये पाया जाता है नेपाल, सिक्किम, चाइना, कोरिया और जापान में। और फिर होता है तंत्रयाना यानी कि एसोटेरिक व्हीकल। ये पाया जाता है तिब्बत, मंगोलिया और साइबेरिया के कुछ हिस्सों में। इसलिए बुद्धिज़्म के हम अलग अलग फॉर्म्स देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से लोग बुद्धिज़्म को प्रे करते हैं। लेकिन बुद्धिज़्म का मेन मोटिव ही है लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाना और शांति लाना, और उनका मेन अस्त्र होता है मेडिटेशन के द्वारा चीज़ों को पीसफुली हैंडल करना। अब देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म में हम कौन सी चीज़ों को स्टडी करते हैं और बुद्ध ने हमें निर्वाण
के लिए यानी कि हमारे ज़िंदगी के दुख को कम करने के लिए क्या मेथड दिया था। बुद्ध जो है उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सबको दुख और दर्द से बाहर निकालने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि हमारा जो ज़िंदगी है, हमारा जो लाइफ है, इसमें बहुत सारे दुख है, दर्द है, लेकिन इसका भी कारण है। इसका मेन कारण होता है हमारा कोई डिज़ायर, यानी कि हम कोई भी ऐसा चीज़ चाहते हैं जिसके वजह से हमें दुख मिलता है। अगर हमारा कोई डिज़ायर ना हो तो हमारे दुख नहीं होंगे। तो दुख होते हैं हमारे लाइफ में और इसका मेन कारण होता है हमारा किसी चीज़ के ऊपर डिज़ायर, हम कुछ चीज़ें पाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो दुख दर्द है इसको हम नोबेल 8-फोल्ड पथ से ही दूर कर सकते हैं। ये 8-फोल्ड पथ प्रयोग करके ही हम इससे क्यूर हो सकते हैं। और ये जो पूरे टीचिंग है, बुद्ध का जो पूरे टीचिंग है, इसको कहा जाता है 4 नोबेल ट्रूथ्स। अब देखते हैं हम 4 नोबेल ट्रूथ्स है क्या। बुद्ध ने 4 नोबेल ट्रूथ्स के बारे में बात की थी। एक है सफरिंग, फिर द कॉज ऑफ सफरिंग, द सिसेशन ऑफ सफरिंग और द वे लीडिंग टू द सिसेशन ऑफ सफरिंग। यानी कि हमारी ज़िंदगी में सफ़रिंग होता है, दुख दर्द ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स है, हम एक क्रीचर्स है, हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती है, हमारे कुछ नीड्स होती है जो हमें फुलफ़िल होनी चाहिए। इस वजह से हमारे लाइफ में सफ़रिंग होती है और ये जो सफ़रिंग है इसका कोई ना कोई कॉज होता है जिसको हम डिज़ायर कहते हैं। फिर इस सफ़रिंग का भी सिसेशन होता है, यानी कि इस सफ़रिंग को भी हम ख़त्म कर सकते हैं और इस ख़त्म करने का जो मेथड है ये है वे लीडिंग टू द सिसेशन ऑफ सफ़रिंग। यानी कि हमारे पास एक रास्ता होता है जिससे हम हमारे जीवन का जो भी दुख दर्द है सारे चीज़ों को दूर कर सके। वही है द नोबेल 8-फोल्ड पथ। ये 8-फोल्ड पथ 8 मार्ग हम प्रयोग करके ही हमारे लाइफ को पीसफुल बना सकते हैं और दुख दर्द से बाहर निकल सकते हैं। अब देखते हैं ये 8-फोल्ड पथ क्या है। ये 8 जो रास्ते हैं ये क्या रास्ते हैं जिनसे गुजरते हुए हम अपनी लाइफ में बहुत एक पीसफुल लाइफ जी सकते हैं और दुख दर्द से बाहर निकल सकते हैं। बुद्ध ने कहा था जो 8-फोल्ड पथ है, पहला है राइट व्यू पॉइंट, फिर राइट वैल्यूज़, राइट स्पीच, राइट एक्शंस, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस और राइट मेडिटेशन। अब एक एक को हम डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। राइट व्यू पॉइंट यानी कि हमारा जो भी व्यू होगा, हमारा व्यू एक राइट होना चाहिए। हम कोई ऐसे वैसे चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं करेंगे। हमारा जो भी गोल होगा वो एक पीसफुल वे में होगा। हम कोई भी चीज़ों को दुख दर्द के साथ जोड़ेंगे ही नहीं। हमारा जो भी व्यू पॉइंट होगा वो 4 नोबेल ट्रूथ्स के साथ ही जुड़ा हुआ होना चाहिए और हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि जो 4 नोबेल ट्रूथ्स है उसको ही हम माने। फिर है हमारा राइट वैल्यूज़। हमारे लाइफ में बहुत सारे लोगों का अलग अलग वैल्यू पैटर्न है, लेकिन हमें अपना मेंटालिटी सही करना होगा और हमारा जो एथिकल ग्रोथ है, हमारा जो माइंड का एथिकल ग्रोथ है उसको पॉजिटिव वे में रखना होगा। यानी कि हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो अच्छा रखना होगा। हमें कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ग्रो करना है। फिर होता है राइट स्पीच। राइट स्पीच यानी हम जो भी वाक्य बोलेंगे, जो भी बात करेंगे वो हमेशा सही होने चाहिए। सही का मतलब हम कभी भी ऐसा कोई बात नहीं करेंगे जो दूसरे को हानि पहुंचाएंगे। जो भी हम बात बोलेंगे वो सच्ची होनी चाहिए। कभी भी हम झूठ नहीं बोलेंगे और कभी भी ऐसा कोई बात नहीं बोलेंगे जिससे दूसरों को दुख हो सकता है, दूसरों को दर्द हो सकता है। फिर है राइट एक्शंस। राइट एक्शन यानी कि हम जो भी काम करेंगे वो सही होना चाहिए। वो कभी भी हम ऐसा एक्शंस नहीं करेंगे जो दूसरों को हानि पहुंचाए, जैसे कि किसी को हम मारेंगे, पीटेंगे, इस तरीके का हार्मफुल चीज़ें, हार्मफुल एक्ट्स नहीं करेंगे। यानी कि हमारा एक्शन भी राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। फिर है राइट लिवलीहुड।
लिवलीहुड यानी कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी निभाते हैं, अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, हम जो भी काम करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। हमारा काम सब जो जॉब हम करेंगे वो राइट होना चाहिए। यानी कि राइट लिवलीहुड का मतलब है किसी को कोई भी हार्म पहुंचाए बगैर अपना जॉब करना, अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे को कभी नुकसान ना पहुंचाना, हमेशा ऐसा काम करना जिससे कोई दूसरे को दुख ना मिले। जैसे कि अगर आप ड्रग डीलर हो या फिर आप आर्म स्मगल कर रहे हो, इससे दूसरों को दुख दर्द पहुंच सकती है। इसलिए ये सारे काम नहीं करेंगे, सिर्फ वही काम करेंगे जो हमें पीस देता है, मेंटली पीस देता है और दूसरों को दर्द नहीं देता है। फिर है हमारा राइट एफर्ट। हम जो भी एफर्ट करेंगे वो राइट वे में होना चाहिए, वो इम्प्रूव्ड होना चाहिए। यानी कि हमारा एफर्ट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए। फिर होता है राइट माइंडफुलनेस। राइट माइंडफुलनेस यानी कि हमारे मेंटलिटी जो है वो राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए। हमारा कॉन्शियसनेस क्लियर होने चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में हम क्लियर होंगे, तभी हमारा मेंटलिटी भी क्लियर होगा। इसलिए हम जो भी काम करेंगे उसमें हमारा माइंड का जो एबिलिटी है वो फुल यूज़ करेंगे और राइट काम ही करेंगे। फिर होता है हमारा राइट मेडिटेशन। राइट मेडिटेशन यानी कि हमारा जो ईगो है उसको हम कम करेंगे। यानी कि ईगो जो है वो कभी भी हमारे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ईगो के हिसाब से हमको ही काम नहीं करेंगे। हम जो भी काम करेंगे हम दूसरों के भलाई के लिए करेंगे और खुद के भलाई के लिए करेंगे। कभी भी सेल्फिश होकर हम चीज़ों को नहीं सोचेंगे। हम अपना स्टेट ऑफ माइंड इस तरीके से रखेंगे कि दूसरों को हानि नहीं पहुंचेंगी और अपना जो फुल पोटेंशियल है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको पाने का मेन तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी कि ध्यान के द्वारा, योगा के द्वारा, ये सारे चीज़ें यूज़ करके हम अपना एम अचीव कर सकते हैं। यही है बुद्ध का नोवेल 8 फोल्ड पथ। ये 8 अगर चीज़ें हम फॉलो करेंगे, ये 8 रास्ते अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो हमारा लाइफ पीसफुल होगा और हमारे जीवन में कोई भी दुख दर्द नहीं आएगा। अब ये जो 8 फोल्ड पथ है ये हमें एग्ज़ाम में लिखने में बहुत सारे दिक्कत होती है बहुत बार। इसको याद रखने का ट्रिक है V2 सेल M2। ये अगर आप लोग याद रखेंगे तो ये 8 फोल्ड पथ में क्या क्या है ये आप लोगों को याद हो जाएगा। V2 सेल M2। V2 यानी राइट व्यू पॉइंट और राइट वैल्यूज। फिर होता है सेल। सेल में S स्पीच, A एक्शन, L लिवलीहुड, E एफर्ट्स। फिर है M2। M2 में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। इस तरीके से अगर आप लोग निमोनिक बना के याद रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा चीज़ें। अब देखते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। किस तरीके से इंडिया में बुद्धिज़्म डेवलप हुआ। हमने पहले ही क्लास के शुरुआत में ही बताया था कि बुद्धिज़्म पहले इंडिया में ही डेवलप हुआ। इंडिया में कोपिलाबस्तु में, जो आज का नेपाल है, उस टाइम पीरियड पे वहाँ पर ही बुद्धिज़्म का स्टार्ट हुआ था। वहाँ पर स्टार्ट होने के बाद जब बुद्ध ने अपना जो टीचिंग है, जो टीचिंग का मेथड, जो भी सोरो लाइफ को पाने का, लाइफ से दुख हटाने का जो भी मेथड्स है वो लोगों में ज्ञान देते गए और लोगों को बताते गए हैं कि किस तरीके का लाइफ हमें लीड करना होगा जिससे हम कभी भी दुख नहीं पाएंगे और हम निर्वाण के रास्ते में जाएंगे। बुद्ध के मरने के बाद भी सेवरल सेंचुरीज तक उनका जो स्टोरीज है, उनका जो लाइफ स्टोरी है, ये लोगों को बताया जा रहा था। उनका जो टीचिंग है ये सारी चीज़ें प्रिजर्व कर किया रखा जा रहा था और लोगों के माध्यम से एक दूसरे से ये सारी चीज़ें पहुंचाई जा रही थी। इस तरीके से उन्होंने एक कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गया और कम्युनिटी से ये बहुत सारे लोग एक साथ एकजुट होकर इसको मानने लगे। तभी ये एक रिलीजियस फोर्स बन गया और रिलीजियस फोर्स बनने के बाद ये बहुत ही तेज़ी से, ये बुद्धिज़्म बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा। हम देख सकते हैं जो भी हमारा प्रीवियस टाइम है वहाँ पर बुद्धिज़्म के बहुत सारे स्कूल्स थे, बहुत सारे टेम्पल्स थे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम
ऑल ओवर द वर्ल्ड देख सकते हैं, लेकिन इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था। और इंडिया को जो मगध, कोशाल, जो भी नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, वहाँ पर पहले डेवलप हुआ था ये बुद्धिज़्म। उसके बाद धीरे धीरे बाकी पार्ट्स में और उससे बाद बाकी वर्ल्ड में भी धीरे धीरे डेवलप होते गया। यहाँ पर जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो हमें जानना होगा, जो बुद्धिज़्म का जो स्प्रेड है ये इतना ज़्यादा क्यों हुआ था। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान था सम्राट अशोक का, यानी कि मौर्य एम्पायर का जो किंग अशोक थे, उन्होंने बुद्धिज़्म में अपने आप को कन्वर्ट किया था। कन्वर्ट करने के बाद उन्होंने मिशनरीज मूवमेंट किए थे, यानी कि देश के विभिन्न प्रांत में लोगों को भेजा कि बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए, बुद्धिज़्म के अच्छाई को बताने के लिए बाकी सारी जगहों पर लोगों को भेजा था। और उसके अलावा भी उन्होंने देश के बाहर श्रीलंका में, इसके अलावा भी बाकी देशों में भी उन्होंने अपने दूत भेजे थे, जिसके वजह से बुद्धिज़्म सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। लेकिन जब भी मुस्लिम लोग रूल करने आए इंडिया को, जब मुस्लिम्स रूल करने लगे इंडिया को, तब उन लोगों ने बुद्धिस्ट का जो चीज़ें हैं, जो सारे मूर्तियाँ हैं, जो सारे टेम्पल्स है, जो सारे शिक्षा प्रतिष्ठान से, ये सारे चीज़ों के वो लोग डिस्ट्रॉय करने लगे। और उनके जो मेन मॉन्क्स थे, यानी कि पुरोहित जैसे जो लोग होते हैं बुद्धिज़्म में, उनको भी मारने लगे। इस तरीके से उन्होंने कोशिश की थी, जो भी मुस्लिम्स रूलर्स आए थे इंडिया में, उन्होंने कोशिश की थी कि बुद्धिज़्म को डिस्ट्रॉय किया जाए। उन्होंने बहुत हानि भी पहुंचाई थी और लगभग इंडिया में ख़त्म हो गई थी बुद्धिज़्म। लेकिन 1900s में हम वापस देखते हैं कि बुद्धिज़्म धीरे धीरे रीएस्टैब्लिश्ड होने लगा। अब देखते हैं किस तरीके से बुद्धिज़्म इंडिया में वापस से रिवाइव हुआ। इंडिया में जो भी कॉन्टेम्पोररी टाइम है, आजकल का जो टाइम है 1900s के बाद जो भी 2000 है, वहाँ के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि इंडिया में बुद्धिज़्म धीरे धीरे आगे बढ़ना लगा। लेकिन ये जो बुद्धिज़्म का रिवाइवल है, ये मेन पेस कब पकड़ा। इंडिया में हम जानते हैं कि कास्ट सिस्टम को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इंडिया में कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनटचेबल्स यानी कि दलित भी पाए जाते हैं। इसमें से जो शेड्यूल्ड कास्ट है, यानी कि जो भी दलित लोग हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा ऑप्रेस हो रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था, उनको कोई चीज़ें नहीं मिल रही थी और बाकी सारे लोग उनसे भेदभाव से ही मिलते थे। इस वजह से वो लोग सोच रहे थे कि उनको ये हिंदुइज़्म से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो बुद्धिज़्म दे रहा है। इसलिए जो भी उनके मेन लीडर्स थे, उन्होंने सोचा था कि इन हिंदुइज़्म से निकल के वो लोग बुद्धिज़्म में चले जाए। इनमें से सबसे ज़्यादा जो मास कन्वर्सन हुआ था वो था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के टाइम पीरियड में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनके साथ और भी बहुत हज़ारों लोगों को लेके एक साथ बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि बुद्धिज़्म एक ऐसा रिलीजियन था जो किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करता था। यानी कि वो उसमें कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था, हर इंसान समान हक रखता है, कोई भी चीज़ों में वहाँ पर भेदभाव नहीं किया जा रहा था। इस वजह से B.R. अम्बेडकर ने हज़ारों लोगों को लेके एक साथ ग्रुप में कन्वर्ट हो गए बुद्धिज़्म में। इस तरीके से इंडिया में बुद्धिज़्म धीरे धीरे बढ़ने लगा। आजकल हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म का बहुत सारे टेम्पल्स बन रहे हैं, बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया जा रहा है और लोगों के बीच में बुद्धिज़्म को लेके एक पॉजिटिव वाइब है। बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि बुद्धिज़्म जो है वो हिंदुइज़्म का ही पार्ट है, लेकिन बुद्धिज़्म अलग है और हिंदुइज़्म अलग है। बुद्धिज़्म मेनली हिंदुइज़्म का जो कास्ट सिस्टम है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए ही बुद्धिज़्म ग्रो कर रहा है इंडिया में। ये सारी चीज़ें जो आज के क्लास में आई है, ये आप लोग थोड़ा अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और हमारे लाइफ को जीने के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बुद्ध का फोल्ड पथ है और 8 फोल्ड जो पथ है,
4 नोबल ट्रूथ्स और 8 फोल्ड पथ है, ये चीज़ें हम अपनी लाइफ में भी फॉलो कर सकते हैं और मेडिटेशन के द्वारा अपने लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।